So Pakistan have finally lost द 2-0 सीरीज़ अगेंस्ट बांग्लादेश। और बांग्लादेश ने इस तरह से हिस्ट्री क्रिएट की है पाकिस्तान में आकर। पहले तो उन्होंने फ़र्स्ट एवर विक्ट्री क्लेम की अगेंस्ट पाकिस्तान, और उसके बाद वाइट वॉश भी उन्होंने कंप्लीट कर दिया है फाइनली। तो एक एम्बैरसिंग मोमेंट है पाकिस्तान के लिए, और मैं समझता हूँ कि बहुत डाउनफॉल, मतलब इससे ज़्यादा डाउनफॉल हो नहीं सकता पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, जिस तरह से ये एक ईयर या फिर 1.5 ईयर रहा है पिछला। क्योंकि वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस आप देख लो, यूएसए से पाकिस्तान टीम हारी, अब घर में टेस्ट सीरीज़ हार चुके हैं अगेंस्ट बांग्लादेश। तो इस सीरीज़ में बात करने के लिए बहुत चीज़ें हैं। मतलब आप अगर बैटिंग की बात करोगे तो बैटिंग में आपको बहुत ज़्यादा ऐसे होल्स मिलेंगे जिस पे आप मतलब जितनी भी बातें कर ले कम होंगी। बॉलिंग में देखें तो बॉलिंग भी इसी तरह की नज़र आई है। बॉलिंग में भी बहुत ज़्यादा पॉइंट्स पर बात की जा सकती है। इवन के थर्ड डिपार्टमेंट जो है फील्डिंग का, उसमें भी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें पाकिस्तान ने चांसेस जो मतलब क्रिएट कर सकता था पाकिस्तान फील्डिंग के थ्रू भी इस टेस्ट सीरीज़ में। तो बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, डिसपॉइंटमेंट ही नज़र आएगी इस सीरीज़ में अगर आप पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखो। लेकिन अगर हम पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करने की अगर कोशिश करें, इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करें, तो सबसे बड़ा जो आई थिंक रीज़न रहा है इस बार, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या बैटिंग वजह थी इस सीरीज़ के हारने की पाकिस्तान की, या फिर बॉलिंग। क्योंकि दोनों चीज़ों ने इक्वली कंट्रीब्यूट किया है बांग्लादेश को वाइट वॉश करने में। सबसे पहले तो जो फर्स्ट टेस्ट मैच था उसमें बैटिंग का कोलैप्स हमें देखने को मिलता है, बट समहाउ जो साउथ शकील और वो रिजवान की पार्टनरशिप थी वो आपको निकाल देती है मुश्किल सिचुएशन से, और एक कंफर्ट जोन में आपको छोड़ जाती है। पर उसके बाद हमें बॉलिंग का मतलब डिज़ास्ट्रस बॉलिंग परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलती है। बिल्कुल मैं समझता हूँ कि बेकार सी बॉलिंग एफर्ट। उसके बाद से फिर जो सेकंड इनिंग्स आती है तो उसमें मतलब आप बैटिंग आपकी बिल्कुल फ्लॉप हो जाती है। तो इस तरह से पैचेस में बैटिंग भी आपकी फ्लॉप हुई है और बॉलिंग भी। इस तरह से आप एक चीज़ को मतलब कंपैरेटिवली ज़्यादा कसूरवार नहीं ठहरा सकते। बैटिंग में तो मैं कहूँगा कि कोई भी प्लेयर ऐसा नहीं नज़र आया सिवाय रिजवान के जिसको हम 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स दे सकें। क्योंकि साउथ शकील की थी पहली इनिंग्स, अच्छी बेहतर इनिंग्स थी जिसमें वो इनिंग्स इम्पैक्ट उन्होंने डाला था पाकिस्तान की इनिंग्स में। लेकिन उसके बाद तीनों इनिंग्स में वो भी फ्लॉप रहे, उन्होंने भी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दिया। उनके अलावा अगर हम बाकी बैटर्स की बात करें तो साइम अयूब, दो अच्छे स्टार्ट्स मिले, उनको कन्वर्ट नहीं कर पाए। और उनकी जो मतलब खेलने का अंदाज़ है उनका, वो भी मुझे कोई समझ नहीं आता कि टेस्ट क्रिकेट में वो किस तरह से अपने आप को अडाप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब्दुल्ला शफीक कम्प्लीटली फ्लॉप। शान मसूद को भी स्टार्ट्स कुछ मिले, वो भी नहीं कन्वर्ट कर पाए। और उनके लिए एज ए बैटर और एज ए कैप्टन ये मतलब उनको कभी भी फ़ायदा नहीं देने वाली ये चीज़ें, जिस तरह से वो स्टार्ट्स को ज़ाया कर रहे हैं। दैन उनके बाद बाबर आजम कम्प्लीटली फ्लॉप शो। और बाबर का जो ना चलना टेस्ट क्रिकेट में, ये पाकिस्तान की डाउनफॉल का एक बड़ा रीज़न रहा है। क्योंकि उन्होंने भी पिछले लंबे टाइम से, बल्कि जो ये WTC साइकिल है इसमें कोई भी उनकी 50 नहीं है। दैन साउथ शकील, जैसा कि मैंने बात की, एक इनिंग्स अच्छी, उसके बाद कम्प्लीटली फ्लॉप शो। रिजवान ऑलमोस्ट हर मैच में उन्होंने एफ़र्ट की, बट एक प्लेयर जो कि नंबर 6 पर आपके लिए बैटिंग करता है और तब आता है जब ऑलरेडी आपकी टीम है जो वो 60-70 पर 4-5 आउट हो चुके हैं, तो वो प्लेयर मतलब कितनी बार आपको हेल्प आउट करेगा। ऑलमोस्ट पहले ही ऑलरेडी 7 to 8 आउट ऑफ 10 टाइम्स, मैंने पिछले वीडियो में भी ये बात की थी कि वो पाकिस्तान को मुश्किल सिचुएशन से निकाल कर ले जाते हैं, और उनको इस चीज़ की दाद मिलनी चाहिए उनको। बट हर बार ऐसा नहीं होता कि एक प्लेयर इस तरह की बिल्कुल जो है वो डू और डाई सिचुएशन से आपको निकाले। दैन आगा सलमान की भी अगर हम बात करें तो उनका भी इंप्रेसिव बैटिंग हमने नहीं देखी उनकी भी। मासवा के जो पिछली इनिंग्स थी उसमें वो एफर्ट कर रहे थे लेकिन नॉट आउट रहे वो, उनका साथ किसी ने नहीं दिया टेल एंडर्स में से। बट उसके अलावा उनकी बैटिंग भी बहुत ज़्यादा कमेंडेबल या फिर इम्पैक्टफुल इनिंग उन्होंने भी कोई नहीं पाकिस्तान के लिए खेली। तो ये तो बैटिंग की सूरत हाल रही है। और इसके साथ साथ जो टेल एंडर्स दे सकते थे साथ, जैसा कि बांग्लादेश ने दिखाया, मेहदी हसन चाहे वो टेल एंडर नहीं है बट 8 नंबर पर आकर उन्होंने बैटिंग करके दिखाई है। उनके अलावा लिटन दास के साथ जो हसन महमूद ने पार्टनरशिप लगाई थी, वो उससे भी हम चीज़ अंदाज़ा कर सकते हैं कि टेल एंडर्स की कंट्रीब्यूशंस कितनी ज़रूरी रहती हैं टीम के लिए। तो पाकिस्तान की तरफ से ये चीज़ भी
हमें नहीं देखने को मिली। टेल एंडर्स ने भी साथ नहीं दिया बैटर्स का, जहाँ पर रिजवान का या फिर आगा सलमान का साथ दिया जा सकता था उनके तरफ से। दैन बॉलिंग में अगर हम बात करें तो बॉलिंग भी ऑफ द कलर नज़र आई। सेकंड जो टेस्ट मैच था उसमें कंपैरेटिवली बेटर बॉलिंग परफॉर्मेंस थी, बट वैन बांग्लादेश वर 26 फॉर 6, उसके बाद मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा चांस दे दिया पाकिस्तान बॉलर्स ने उनको कि वो कम बैक कर सकें, क्योंकि वहाँ से तो कम बैक बनता ही नहीं था और इनएक्सपीरियंस था बॉलिंग में, और वही चीज़ हमने देखी। उसी चीज़ को बांग्लादेशी बैटर्स ने टारगेट भी किया। अबरार अहमद, उनकी जो मतलब उन पर बहुत ज़्यादा बात की जा रही थी कि फ़र्स्ट टेस्ट में उनको नहीं खिलाया गया, तो सेकंड टेस्ट में उनको खिलाना चाहिए और फर्स्ट में भी खिलाना चाहिए था। लेकिन सेकंड टेस्ट में जब उनको खिलाया गया तो उन्होंने भी ज़ीरो इम्पैक्ट अपना दिखाया सेकंड टेस्ट में। उनके अलावा अगर सीमर्स की बात की जाए तो खुरम शहजाद वाज गुड, मीर हमज़ा वाज फ़ाइन। इतनी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस भी नहीं थी उनकी तरफ से, बट ही वाज एब्सोल्युटली फ़ाइन। क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो उनको हम ज़्यादा ब्लेम नहीं कर सकते। लेकिन परेशानियां तो हैं पाकिस्तान के लिए अभी अगर हम देखें, क्योंकि जो प्रीमियम बॉलर्स आपके जब दो ड्रॉप कर दिए जाएं, शाहिन शाह अफरीदी एंड नसीम शाह, तो आपका कॉन्फिडेंस वैसे ही लूज़ रहता है। जो भी उनको रिप्लेस करेगा वो जाहिर सी बात है कि वो एक्सपीरियंस तो नहीं होंगे गेंदबाज जो बेंच पर होंगे, वो बहुत यहाँ पर जाहिर बात है कि वो इनएक्सपीरियंस पैक ही होगा। और वही हमने देखा, मीर हमज़ा, मोहम्मद अली, खुरम शहजाद, तीनों के कलेक्टिव अगर हम मैचेस देखें तो 10 मैचेस भी नहीं बनेंगे इन तीनों के। तो इस तरह से प्रीमियम बॉलर्स का खोना, मुझे लगता है कि यहाँ से ही पाकिस्तान का डाउनफॉल बॉलिंग में भी मुझे लगता है कि शुरू हो गया था। पहली बात तो मतलब ड्रॉप करना बनता भी था उनको, शाहीन को तो बनता था आई थिंक ड्रॉप करना, बट नसीम शाह को ड्रॉप किया, ये थोड़ा सा मुझे समझ नहीं आया सिलेक्शन कि उनको ड्रॉप किस तरह से किया, क्योंकि उनको खिलाया जा सकता था। उनकी बॉलिंग परफॉर्मेंस इतनी बुरी नहीं थी, चाहे इतनी आउटस्टैंडिंग भी नहीं थी, बट इतनी बुरी भी परफॉर्मेंस नहीं थी उनकी तरफ से कि उनको ड्रॉप कर दिया जाता। तो डिक्लाइन तो आया है, और अब पाकिस्तान को आगे फ्यूचर में क्या करना है वो मुझे लगता है कि देखने लायक चीज़ होगी, ये इंटरेस्टिंग चीज़ रहेगी। क्योंकि शान मसूद का जो स्टार्ट रहा है एज ए कैप्टन और एज ए बैटर कैप्टनसी के अंडर, वो बिल्कुल भी इम्प्रेसिव नहीं रहा। 5 आउट ऑफ 5 मैचेस वो हार चुके हैं अपनी कैप्टनसी के टेन्योर में। तो अब देखना होगा कि क्या पीसीबी उनके साथ स्टिक करके रहेगी या फिर उनकी जगह फिर एक नए कप्तान को लाया जाएगा। तो अगर इस बारे में बात की जाए तो मेरा पर्सनल ओपिनियन यही रहेगा कि शान मसूद को कंटिन्यू करना चाहिए पाकिस्तान के लिए एज ए टेस्ट कैप्टन, क्योंकि आप अब रोज़ रोज़ कैप्टन नहीं बदल सकते। और अगली जो सीरीज़ है अक्टूबर में है, वो अगेंस्ट इंग्लैंड है घर पर ही, तो उसके लिए पाकिस्तान को प्लान्स बनाना पड़ेंगे। अगर स्पिन पिचेस बनाने वाला है पाकिस्तान तो स्पिनर्स को तैयार करना पड़ेगा, और साजिद खान, नुमान अली, उनको वापस से टीम का हिस्सा बनाना पड़ेगा। और उसके बाद बैटिंग में भी बहुत ज़्यादा टेक्निकल जो इश्यूज़ हैं उनको भी सुधारने की ज़रूरत है, और जो सिलेक्शन वाइज हैं उसमें भी आई थिंक देखने की ज़रूरत है। और एक ओपनर को, बैकअप ओपनर को भी आई थिंक लाना चाहिए अगली सीरीज़ में अब।